नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ और चक्रव्यूह में इस बार हैं सीपीएस सीमा त्रिखा। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करूंगी और जानना भी चाहूंगी कि सीपीएस जब बनाए गए तो बड़ा विवाद खड़ा हुआ, बवाल हुआ कि सीपीएस तो बनाने ही नहीं थे, फिर क्यों हुए, फिर एक लिटिगेशन भी शुरू हो गई क्योंकि आप नई सीपीएस बनी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष होता है वो शायद इस तरह की आवाज़ निकाल करके ही सिर्फ अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता है। तो मैं तो ये बात मानती हूँ कि कोई ऐसा इतना बड़ा बवाल या कुछ ऐसा नहीं आभास हुआ। हाँ, ठीक है कि एक कोर्ट में मूव किए हैं, लेकिन उसका जो है, जब जो चीज़ कोर्ट में चली जाए तो उसके लिए कहीं पे भी किसी को भी टीका टिप्पणी क्या करनी है, वो तो जो वहाँ से आदेश होगा वो फाइनल होगा। नहीं, आपने कहा विपक्ष एक इशू क्रिएट कर देता है। चलिए, वो तो विपक्ष में जो भी कोई रहता है वो इशू क्रिएट करता है, बट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात तो सीएम साहब करते रहे खुद। यहाँ तक कि जब सरकार बीजेपी की नहीं थी, आपके मंत्री अनिल विज भी कहते थे कि सीपीएस नहीं होने चाहिए। तो खाली विपक्ष की बात नहीं करते, ये विचार तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के थे, फिर अचानक सीपीएस बना के खुद को जस्टिफाई करना क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गवर्नेंस की आप बात करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम का टर्म हम यूज़ करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप पिछली सरकारें देखेंगे तो बहुत बड़ी लंबा नंबर था, बड़ा नंबर था। नहीं, मैं तो पिछली सरकारों के साथ कंपेयर ही नहीं कर रही, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे ही नहीं। बिकॉज पिछली सरकार ने जो किया, बीजेपी कम्स इन पावर विद अ पार्टी ऑफ डिफरेंस, और यही बात वो कहते रहे कि हम मिनिमम गवर्नमेंट के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे, सीपीएस नहीं बनाएंगे। अनिल विज ने भी ये कहा था, अब बना दिए। अब क्या जस्टिफिकेशन हुआ? जस्टिफिकेशन के लिए तो देखिए, एक चीज़ है कि जो डिमांड थी, जैसा जैसा वहाँ पे माहौल था, जैसा एक मैं कहूँ कि पार्टी की तरफ से भी चल रही थी, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं, तो उसकी नीति के तहत इन्होंने फैसला लिया होगा। ये तो कैबिनेट में जैसे इन लोगों ने बैठ करके लिया होगा, उसके लिए तो बेहतर जवाब तो वही दे पाएंगे। आपने नहीं, क्योंकि आप सीपीएस बनी है, आप भी बेहतर दे पाएंगे। और आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है सीमा जी, अभी आपने कहा कि मांग थी, तो इसका मतलब ये दबाव था कहीं ना कहीं कि कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको एडजस्ट किया जाए। नहीं, लोगों को देखो, कार्यकर्ता को जब हम बात करते हैं तो मैं कार्यकर्ता उसको बोल सकती हूँ कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, ऑब्वियसली। पर मेरे साथ एक शब्द लग गया एमएलए का या चुना हुआ प्रतिनिधि। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लाने में मेहनत की होगी, मशक्क़त की होगी, पार्टी को लाने में किया होगा, तो अगर उनके लिए हम कुछ करते हैं तो तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ जी, कार्यकर्ता के लिए कुछ हमने विशेष कर पाए। तो चुने हुए नुमाइंदों को आपने कोई जिम्मेवारी दी या आपने सरकार का मैं कहूँ सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए सेगमेंट्स और दे दी दूसरे लोगों को कि आप इसके ऊपर वर्क करो, आप इसके लिए नीति बनाओ या आप इसको जा कर के देखो, सहयोग करो, तो उसमें बुरी बात क्या है? हमने कब कहा बुरी बात है? सवाल ही तब खड़े हुए जब आप अपनी स्टेटमेंट से उल्ट जाकर कुछ करते हैं। सवाल तो तब खड़े हुए ना। बुरा तो कुछ भी नहीं, पहली सरकार में भी सीपीएस थे, ज़्यादा सीपीएस थे। आपने भी कहा कि मांग उठाई गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों को एडजस्ट करना है, लोगों को सेटिस्फाई करना है, तो फिर वो सीपीएस नहीं, मांग शब्द जो है वो मैं आपको कार्यकर्ता की मैंने आपको बताया, तो कार्यकर्ता मांग करते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को एडजस्ट किया जाए हमारे काम। मैंने कार्यकर्ता के लिए मांग शब्द का इस्तेमाल किया कि लोग अलग अलग डेजिग्नेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। लेकिन ये डेजिग्नेशंस कार्यकर्ता जो नॉन इलेक्टेड हैं, हाँ, उनके लिए नहीं। हाँ। ये तो इलेक्टेड लोगों के लिए है, और जब इलेक्टेड लोगों के लिए है तो उसका फैसला तो जो है मैं कहूँगी कि सरकार की कैबिनेट और जो मंत्रणा देते हैं, करते हैं, वो लोग का एक सामूहिक फैसला होता है। आपकी नज़र में इट इज जस्टिफाइड, ये बेटर फंक्शनिंग के लिए है? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आप जब अपनी लाइबिलिटीज़ को आप ज़्यादा शोल्डर्स के साथ, ज़्यादा हेड्स के साथ शेयर करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटते हैं, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और आप बेटर परफॉर्म करते हैं, आप बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। तो यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाले कॉन्सेप्ट से हम कहीं ना कहीं इस तरफ चाहते हैं कि बेटर शोल्डर्स, बेटर डिलीवरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो हम पिछली सरकारों से हम काफ़ी पीछे हैं।
हमारी जो गवर्नेंस है, हम हमेशा खुद को पिछली नहीं, सरकार से वो- क्यों जस्टिफाई करते हैं? इसलिए- वो बाहर जा चुकी है, नहीं। लोगों ने आपको लाया ही तब है क्योंकि वो उनसे थक गए थे एंड दे वांटेड अ डिफरेंस। एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ज़िंदगी जब चलती है, आप किसी भी उसमें ले लें तो एक पैमाना होता है कि आप किसी पैमाने से तो नापेंगे। राजनीति को किस पैमाने से नापती है? राजनीति का भी पैमाना है। क्या कि है? मेरे से पहले, मैं आपको बोलती हूँ, मेरे से पहले जो इस विधानसभा में जिनकी जिम्मेवारी रही, आज लोग अगर मेरे को भी ग्रेड करेंगे तो वो मेरे को पीछे वालों से कंपेयर करेंगे कि पीछे वाले क्या करते थे और सीमा क्या कर रही है। वो किस में बेहतर थे, सीमा किस में कमज़ोर है, या सीमा किस में बेहतर परफॉर्म कर रही है और पीछे क्या चीज़ें इग्नोर की गई। अच्छा चलिए बताइए कि ये लगा कि फरीदाबाद से किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उम्मीद थी कि फरीदाबाद से भी ये पार्टिसिपेशन होनी चाहिए क्योंकि हर क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि हमारी जगह से कोई ना कोई मंत्रिमंडल में हो, बेटर डेवलपमेंट हो, एक्सपेक्टेशंस अलग होती। देखिए, फरीदाबाद हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष स्थान रखता है। पूरे हरियाणा की डेवलपमेंट का मैं अगर बोलूं तो रेवेन्यू का मैक्सिमम हिस्सा हम लोग देते रहे हैं। और ये भी बात मतलब जायज़ है कि फ़रीदाबाद को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि समय के रफ्तार के साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं ऐसा मानती हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कभी कभी किसी भी अपने ऐसे व्यक्तित्व को जो हमारे साथ चाहे चुन करके ना आया हो, हम उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे देते हैं उसके ऊपर हम विश्वास व्यक्त करके, कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लोग 3 लोग हैं, यहाँ से 3 लोग एमएलए बन करके आए हैं और हमारे बहुत ही मैं कहूँगी एफिशिएंट हैं और बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ के सांसद चौधरी कृष्णपाल जी। एक 4 लोगों की टीम जो यहाँ काम कर रही है, तो कभी कभी ऐसा भी भरोसा रहता है कि हाँ भाई ये लोग मैनेज कर लेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। और आवाज़ आसानी से, भारतीय जनता पार्टी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी आवाज़ को बहुत तवज्जो दी जाती है, बड़ी आसानी से सुना जाता है। एक जो भ्रम रह जाता है कि फलां बंदा मंत्री है और क्योंकि मंत्री है और इसकी सुनवाई ज़्यादा होगी, बीजेपी में ये सिस्टम नहीं तो है। आपको कोई फर्क नहीं है कि अगर फरीदाबाद से किसी को मंत्रिमंडल में पार्टिसिपेशन नहीं मिला इन योर आईज? अगर और भी कुछ मिल जाता है फरीदाबाद में तो वो फरीदाबाद के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात होगी, मैं तो ऐसा मानती हूँ। लेकिन अगर अभी तक नहीं कोई फैसला लिया गया आगे, तो बीजेपी का कार्यकर्ता एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमें संगठन को कैसे चलाना है और संगठन में कैसे चलना है, इस चीज़ में हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। क्षेत्रवाद की बात के बारे में आप क्या कहेंगी? बीजेपी में क्षेत्रवाद या क्षेत्रवाद को लेकर आप क्या कहेंगी? हम तो ये सोचते हैं कि जब पूरा भारत ही हमारा है, सोचने में और राजनीति में करने में बड़ा फर्क है। करने में भी मैं बताती हूँ, जब हम ये मानते हैं, अगर मैं ऐसे बात बोलूँ तो आप एक चीज़ बताएं कि कितने ज़्यादा एफर्ट्स रहे होंगे फरीदाबाद के सांसद के और अधिकारियों को साथ लेकर के, विधायकों के, कि आप देखिए कि हर तरफ चर्चा है कि चाहे अभी डिक्लेयर होना बाकी है पर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में जगह मिली। इसका मतलब गुड़गांव के सांसद और विधायकों के एफर्ट नहीं रहे? नहीं, वो तो मैं गुड़गांव के लिए नहीं, ऐसी तो तमाम भारत में चर्चा है ये तो तमाम भारत की बात। हरियाणा के पर्सपेक्टिव में अगर आप हरियाणा की बात, हरियाणा के सांसद और विधायक तो कह ही रहे हैं कि हमारी अनदेखी हुई है। नहीं, हाँ क्षेत्रवाद नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा। आप किसी की स्टेटमेंट बताएं। मैं उमेश अग्रवाल मेरे चैनल पर ऑन द रिकॉर्ड बोले कि क्षेत्रवाद है, बीजेपी में क्षेत्रवाद का शिकार हुआ है गुड़गांव। नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ आपको, देखिए 3 दिन से चल रहा है। 2 बात ऐसा हो सकती है कि राव इंद्रजीत पहले ही कह चुके हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ। नहीं, गलत नहीं, उनका अर्थ ये है कि हम भी इस हिस्सेदारी का हिस्सा हैं और अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए, जहां से आप चुन करके आते हैं वहां के लिए मांग रखना कोई गलत नहीं है। जो बात कर रहे हैं उमेश अग्रवाल, वो गलत कह रहे हैं। हाँ, मैं उमेश अग्रवाल जी जो बात सोच करके कह रहे होंगे, अपने बयान पर वो व्यक्ति विशेष बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन जब अपने ही अपनों पे सवाल उठाते हैं तो परेशानी तो होती है। मुझे लगता नहीं है बीजेपी में तो मुझे हमेशा ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बहुत बढ़िया, कहीं पर ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है, कई बार मुझे पढ़ने में मिलता है, कई बार देखने में मिलता है, जैसे आपने अभी सवाल किया, तो शब्दों का अर्थ, भाई एक ट्रक और साइकिल टकराए, अब वो हमारी मर्जी हो जाती है जो लिखने वाले की कि भैया ट्रक चढ़ गया साइकिल पर, तो जी ट्रक वाला फंस गया,
और दूसरा तरीका यह है जी साइकिल वाले ने खुदकशी कर ली, ये तो लेखनी का। हाँ और बिल्कुल, अब अगर अनिल विज भी ट्वीट करके कह देते हैं कि मुख्यमंत्री बाहुबली है तो ये तो उनका ट्वीट है, इसमें सीएम का क्या। ये सारी चीजें हैं सीमा जी। हम इस पर नहीं जाते हैं, इस पर आते हैं क्योंकि आप सीपीएस बनी है। इस पर आना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कहा गया कि जो जातिगत चीज़ें हैं वो देखी गई जब ये बनाए गए, क्योंकि आप पंजाबी हैं, पंजाबी समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन देनी थी। तो आपके सीपीएस बनने के पीछे ये एक बड़ी वजह थी। व्हाट डू यू थिंक? मैं एक बात मानती हूँ कि पार्टी को मैंने सदैव ये बात एक कार्यकर्ता के नाते रखी है कि अगर मुझे वो सफाई करने वाली भी जगह देंगे तो मैं पार्टी की बिल्कुल डिवोटी कार्यकर्ता हूँ और मैं उसको लिए झाड़ू हाथ में लगा लेकर के मैं पूरी जगह पर काम करके दूंगी। और जैसी मानसिकता मेरी है, ये सीमा त्रिखा की तो है, लेकिन उसको बहुत ग्रूम किया है बीजेपी ने, बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है बीजेपी के संगठन ने। तो ये सिर्फ सीमा के साथ नहीं है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ है कि आप जो जिम्मेवारी देंगे, जिसको जिम्मेवारी देंगे, वो बड़ी खुशी खुशी उस काम के लिए चलेगा। हमारी जो नीति है, हम अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, हम भारत के लिए काम करना पसंद करते हैं। जातिगत रिप्रेजेंटेशन जो हुई है, आप वो नहीं मानती कि जातिगत मैं रिप्रेजेंटेशन एक बात मानती हूँ, एक चीज़ मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है। वो ऐसा नहीं करती है कि भाई व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष, जाति विशेष, ऐसे जगहों, ऐसे लोगों को कहीं स्थान दे। उन्होंने अच्छा लगता है ये सुनने में जब आप ये कह रही हैं या कुछ और लोग कहते हैं, लेकिन जब आपके अपने मंत्री ही और सांसद ही इस तरह की बातें उठाते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल भी तभी खड़े होते हैं और सरकार भी तभी कटघरे में आकर खड़े हो जाती है। फिलहाल क्योंकि आपके पास 2 विभाग है, टूरिज्म एंड शिक्षा, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, मैं क्योंकि सीपीएस हूँ और मैं आदरणीय, मैं तो बहुत इज़्ज़त से और बहुत सक्षम समझती हूँ आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी को, क्योंकि उनके जैसा ज्ञाता होना बहुत कठिन बात है। और ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में रह के मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं जिसके लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर जी का और अपने सांसद कृष्ण पाल जी का, दोनों का धन्यवाद करती हूँ, सभी मंत्रिमंडल के लोगों का। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि टूरिज़्म में हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं ये सोचती हूँ कि पहले तो टूरिज़्म को क्लासिफाई किया जाना चाहिए कि देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हेरिटेज की हैं, तो हम हेरिटेज टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हमारे पास इको टूरिज़्म को हम पावरफुल कर सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो डिवाइन टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप देखें तो भारत के अंदर ही मैं बताती हूँ कि एक ऐसा स्थान जहाँ कभी लाइट बंद नहीं होती और लोगों का आना जाना रुकता नहीं है, कोई ना कोई आदमी उस सड़क पे चलता दिखेगा, सारे चाय के खोखे खुले मिलेंगे। वैष्णो देवी अगर आप जाएं तो कभी वो थमता नहीं है, तो वो डिवाइन टूरिज़्म है। तो ऐसे, और दूसरी बात है कि जो टूरिज़्म है मैं सोचती हूँ उसे इकोनॉमिकल होना चाहिए कि जिससे कि लोगों को, जिनके लिए हम जनरेट कर रहे हैं, उनको वो व्यवस्था मिल सके, उन तक पहुंच सके। और इन चीज़ों से ऐसा भी किया जा सकता है कि जो पूरे प्रदेश का बजट है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर बढ़िया तरीके से हम इसे कर पाएँ तो 35% से ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का, खर्चे का, हम टूरिज़्म से प्रदेश को मदद कर सकते हैं। आपको लगता है कि पहले जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत निगलेक्ट रहा है, वहाँ पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया हो या टूरिस्ट को हरियाणा में अट्रैक्ट किया गया हो? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत भी होती हूँ, क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है कि जब हम देखते हैं कि हरियाणा जो इतना नाम रखता है, मतलब अगर मैं फरीदाबाद, गुड़गांव, आप और आगे बढ़ते चल जाएं, इंडस्ट्री का हर अलग अलग तरीके का, टूरिज़्म में ये बिल्कुल इग्नोर रहा। मतलब डिपार्टमेंट्स बने रहे, मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन कभी किसी ने, मुझे लगता नहीं कि कभी बहुत गौर किया या कोई ऐसे फार्मूलाज दिए या कोई ऐसा काम अलग से करके दिया हो कि जिससे लगा हो कि हाँ भाई टूरिज़्म भी अपनी तरफ से एक किस्म से अलग बहुत इम्पॉर्टेंट महकमा है और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इग्नोर रहा है और उसको कहने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के कितने गिनती के पॉइंट्स हैं जो हम बोल सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस को हम गिना सकते हैं, है ही नहीं हमारे पास। तो इसको तो उनको डेवलप करने के लिए आपने क्या सोचा है कि किस तरह से हम टूरिज्म को इंक्रीज करें? आपने बोला डिवाइन टूरिज्म, फाइन, कुछ सेक्टर्स हैं डिवाइन टूरिज्म के जहाँ आप बात कर रही हैं, आप कुरुक्षेत्र की बात कर रही हैं स्पेसिफिकली, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दैट इज़ ओनली वन पार्ट। बाकी आप टूरिज़्म को लेकर किस तरह से इंक्रीज़ करने की बात करती हैं, या फिर जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं, वो जो जिनके बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं है? मैंने बात अपना शुरू करने से पहले सबसे पहला शब्द हेरिटेज टूरिज़्म पर फोकस किया था। तो मैं तो ये चीज़ चाहती हूँ, और हमारी जो पार्टी है बैठेगी, अभी जैसे मीटिंग्स होती हैं, फिर सजेशंस अपनी भी हम देते हैं, अधिकारियों से भी लेते हैं, और जनता की भी सलाह को पूरा स्थान दिया जाता है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है। अब मैं खुद लोगों के बीच में जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ, अगर एक नई जिम्मेवारी मेरे को मिली है तो बताओ इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट दे सकती हूँ। तो हेरिटेज टूरिज़्म तो बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट है इसका। इसके अलावा जो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ जिसको हम लेकर के चलते हैं, बहुत सारी लेक्स हैं हमारे यहाँ पे जो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी हैं। बहुत सारा आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसको आप इग्नोर कहेंगे। अगर मैं अभी पूछूं तो मैं नाम गिना नहीं सकती कि किसको मैं बोलूं कि यहाँ पे हरियाणा का टूरिज़्म का या टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है, मैं गिना ही नहीं सकती। कोई ऐसा नहीं है कि जो अट्रैक्शन का कारण हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग स्कूल के बच्चों के, कॉलेजेस के, या और तरीके से दूसरी प्लेस से कोई बंदा स्पेशली देखने जाए, नहीं है। तो हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, और जो हमें 5 साल का समय मिला है उसमें आपको चेंज दिखेगा। आपको अभी आपने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी कोई चीज़ें आपने देखी हैं, फॉर्मुलेट किया है, या जो क्योंकि आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है, आपका विजन क्या है? हम लोगों के साथ अभी पीछे मैं आपको बताती हूँ, हमारे एक मुख्यमंत्री जी की रैली थी फरीदाबाद में, बडकल में ही थी, और फरीदाबाद पूरा समूचा कभी बडकल झील के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ा दर्द है मेरा ये। तो हमने उसके लिए भी चर्चा करी, आज से नहीं पहले दिन से ही इसको हमने टिप्स पे हमने फोकस करके रखा, और मुख्यमंत्री जी भी और आदरणीय रामविलास शर्मा जी भी, दोनों लोगों ने इसके ऊपर एक टीम बना करके और उसको स्टडी करने के लिए, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, रिफ़िल कैसे कर सकते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इस सब के ऊपर फोकस करके काम करने को कहा है। और जैसे उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और उसमें आपको बहुत बेहतरीन नतीजे दिखेंगे। देखिए, एक सबसे खूबसूरत बात टूरिज़्म को लेकर के मैं सोचती हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जैसे हों, और जब वो विदेश में जाते हैं वो बाकी चीज़ों पर जितनी चर्चा करते हैं, लेकिन इंडियन टूरिज़्म की चर्चा करना वो नहीं भूलते, लोगों को, दूसरे विदेशियों को न्योता देना नहीं भूलते। तो जहाँ पर सरकार के प्रधानमंत्री जी ने इतना फोकस किया हो, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई कारण रह जाएगा कि अब हरियाणा का टूरिज़्म डेवलप ना हो या आगे ना बढ़े। ज़रूर निकलेगा, आगे जाएगा। लेकिन इसमें इतना प्रोस्पेक्ट आपको लग रहा है? जो चीज़ इग्नोर्ड है उसमें करने के लिए ज़्यादा है, और जो डेवलप्ड है उसमें करने के लिए कम होता है। तो टूरिज्म तो ऐसा है कि ये टोटली इग्नोर्ड रहा है। बट आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी रही हैं, हैड इट बीन एन एजुकेशन सेक्टर, तो आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, डिफरेंट तरीके से होता, यू वुड हैव अंडरस्टूड थिंग्स बेटर कि एजुकेशन सिस्टम में आप कैसे कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर पाती, स्ट्रेंथन कर पाती जो आज के हालात हैं? मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ कि जो शिक्षक होता है, मैं उसे प्रकृति से हमेशा जोड़ करके रखती हूँ कि शिक्षक खुद अपने आप में प्रकृति के जैसा बहुत खूबसूरत देन है, और उसके लिहाज से मैं बोलती हूँ कि एक शिक्षक को आप जो भी काम देंगे तो उसकी तो कोशिश यही रहेगी कि वो परफॉर्म करे। और एक चीज़ और बोलूँगी कि जैसे कि कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की सर्जरी भी कर सकता है। वो एमबीबीएस थोड़ी हो गया, वो इंजीनियर थोड़ी हो गया, वो तो जो उसकी क्वालिफिकेशन है सो है। तो एक एमपी और एमएलए बनने पर भी आपको जो इतनी बड़ी टीम मिलती है, आपको जो आईएएस ऑफिसर्स के साथ और दूसरे ऑफिसर्स के साथ जो आपको मौका मिलता है, और उसके साथ साथ आप उन लोगों से जुड़े हुए जो बहुत ज़मीनी स्तर पर रहते हैं,
अभावग्रस्त लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना रहना रहता है, तो आप एक किस्म से अर्श से, मतलब मैं कहूँगी फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक जो है आप कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे सुझाव ऐसे होते हैं कि जिसको अगर आप कोशिश करें तो आप उसका चेहरा बदल भी सकते हैं। और उसमें टीचर होना, हाँ, कहीं उस डिपार्टमेंट को शायद और थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। और अभी भी जो है ऐसा किसी ने रोक नहीं लगाई हुई है। अगर कोई सुझाव हम आज भी देते हैं तो उन सुझाव को पूरी तरह से तसल्ली से सुना भी जाता है और उसमें जो ठीक लगते हैं सभी को सर्वसम्मति से और उसको लागू भी करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पॉलिसीज़ बन जाना और उनका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ना होना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि कहीं भी हम बदलाव नहीं देख पाते। मानती हूँ आपकी इस बात को, क्योंकि आप मेरे को बोल देंगे पिछली सरकारों से कंपेयर मत करो। बात यह कि यंत्र तंत्र वही है, सिर्फ मंत्र बदला है। और वो जो मंत्र बदला है, मंत्र को भी चार्ज होने में कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं। तो मैं एक बात कहती हूँ कि करप्शन को हम वो तभी जब सभी एक ही मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं, एक ही अलग अलग मंत्रों का जप करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा मंत्र जप। डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं तो उसके मंत्र अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि जितने हमारे एफर्ट्स रहेंगे, हमारे सबसे बड़ा जो एफर्ट है वो हमारा ये है कि करप्शन फ्री करना। और जब हम करप्शन की बात करते हैं तो हम उसे डिफ़ाइन करते हैं पैसों में। मैं कहती हूँ जो आदमी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा वो भी तो करप्शन कर रहा है, वो भी तो करप्शन है। और जो उसकी जिम्मेवारी है उसको ना करके दूसरी तरफ जिम्मेवारी निभा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको समावेश करके आपको बहुत बड़ा चेंज पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में भी मिलेगा। क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों को जो एक यंत्रणा में, एक उसमें चलते आए मशीनरी में, अब उनके सिस्टम बदल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो उनको भी चाहिए। और मैं ये नहीं, आप आम जनता से जा कर के पूछिए, जनता मानती है बदलाव है। जनता इस चीज़ को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करती है कि वो जो एक निर्भीक वातावरण, जो एक बिल्कुल ऐसा वातावरण चाहते थे कि जिसमें वो उनकी सुनवाई हो सके, वो किसी से भी जाकर के अपनी बात रख सकें, कह सकें और उसके ऊपर काम हो सके, तो ऐसी फीडबैक मिलती है पब्लिक से। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये जो बदलाव की बात सीमा त्रिखा कर रही हैं, हरियाणा के टूरिज़्म में या फिर हेरिटेज टूरिज़्म में कितना बदलाव आएगा ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है। आने वाला वक्त ही इसको बेहतर बता पाएगा। हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।